रीबर्थ ऑफ मिस्टीरियस माइंड एपिसोड 37 टू 40। वह सब बात कर ही रहे थे और उसे तस्वीर के बारे में सोच ही रहे थे, तभी वहां पर बहुत सारे नौकर अपना सर झुकाकर उन सब के सामने खड़े हो जाते हैं। तभी वहां पर बहुत से लोग शाही पोशाक में आते हैं, जिसमें सबसे आगे एक बूढ़ा आदमी आ रहा था जिसने शाही पोशाक पहन रखी थी, और ठीक उसके पीछे एक मिडिल एज आदमी आ रहा था, उसने भी शाही पोशाक पहन रखी थी। वह देखकर ही किसी राजा महाराजा से काम नहीं लग रहा था, उसके चेहरे पर एक तेज था। उन सब के पीछे 3 औरतें आ रही थी और इन सब के पीछे कई बच्चे। वह सब धीरे धीरे जाकर निशा के सामने खड़े हो जाते हैं। वह सब निशा को देखकर हैरान थे। तभी उनमें से एक औरत जो सबसे ज्यादा खूबसूरत थी और उसके चेहरे पर एक शांति थी और मासूमियत था, वह निशा से बोलता है, राजकुमारी निशा अब वापस आ गई, हमें यकीन था वापस आएंगे, अब काफी बड़ी हो गई है, अब तो बिल्कुल रानी सा की तरह दिख रही है। ये कहते कहते हैं वह औरत निशा के सर पर अपना हाथ रख देती है। निशा को उसे औरत से एक ममता का एहसास हो रहा था। वह औरत आएगी कुछ कहती उससे पहले ही वह आदमी जो मिडिल एज का था वह उसे औरत के हाथ को पकड़कर उसे पीछे करते हुए बोलता है, सुमित्रा आप पीछे लिए। फिर वह आदमी खुद निशा को देखकर बोलता है, आप ये बताइए कि आप जिस काम के लिए गई थी वह काम पूरा हुआ कि नहीं। निशा कंफ्यूजन में इस इंसान को देख रही थी। निशा को नहीं पता था वह किस काम की बात कर रहे हैं। रेवा को कंफ्यूजन में देखकर उन औरतों में से एक और औरत सामने आती है। वह औरत भी खूबसूरत थी, लेकिन सुमित्रा जितनी नहीं। वह औरत बोलती है, कोई बात नहीं राजकुमारी निशा, अगर आप नहीं ला पाई तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमें पता है आप इसके लिए इतनी सक्षम नहीं है, क्या आप उसे ढूंढ पाती, इसके लिए हम आपको दोष नहीं देंगे। हम सब जानते हैं अपनी बहन की तरह इतनी समझदार नहीं है, पर इसमें आपकी गलती नहीं है। निशा उसे औरत को हैरानी से देख रही थी। निशा अच्छे से समझ पा रही थी कि वह औरत चालबाज औरत थी, वह बहुत प्यार से उसकी इंसल्ट कर रही थी। निशा उसकी आंखों को देखते हैं और उसके दिमाग को पढ़ने की कोशिश करती है, तो उसे समझ आता है कि वह औरत अपने दिमाग में कह रही थी, तुम जैसी बेवकूफ़ लड़की कुछ नहीं कर सकती, मुझे पता था तुम अपनी माँ की तरह ही हर चीज़ों में मात खाओगी। ये सुनकर एक प्यारी सी मधुर सीन सबको आवाज आती है, तो पीछे से एक लड़की आती है और बोलती है, छोटी माँ आशा आप सही बोल रही है, मुझे यकीन है कि मेरी बहन निशा ने बहुत मेहनत की होगी उसे ढूंढने में। ये सुनकर वह मिडल ईस्ट आदमी बोलता है, ये लड़की कुछ कर भी नहीं सकती है, मुझे पता था इसे जिस काम के लिए भेजा गया है वही कभी नहीं कर सकती। 8 साल मिले थे तुम्हें ये काम करने के लिए, तब भी तुम नहीं कर पाए। ये सुनकर वह लड़की जो अभी निशा को अपनी बहन बोल रही थी, उसका नाम नैना था, वह बोलती है, पर बाबा सा मेरी बहन ने मेहनत की है उसके लिए। ये सुनकर वह मिडल ईस्ट आदमी बोलता है, नैना आप अच्छी हैं इसलिए आपको सब अच्छा लगता है। ये सब सुनकर सुमित्रा जो कि नैना की माँ थी वह बोलती है, हमें एक बार राजकुमारी निशा की बात सुनाई चाहिए, वह कहना क्या चाहती है, हो सकता है उन्होंने जड़ी बूटियाँ ढूंढ ली हो या कोई और बात हो, हम उन्हें सुने बिना नतीजे पर कैसे पहुँचे। जब निशा सुमित्रा के दिमाग पढ़ती है तब उसे पता चलता है कि सुमित्रा नैना की असली माँ है, लेकिन उन दोनों के ही बर्ताव में बहुत फर्क है, नैना जो चालबाज सी और सुमित्रा जो मासूम और सांप दिल की थी। तभी निशा उसे औरत को देखते हैं जिनको नैना छोटी माँ कह रही थी। निशा उसके दिमाग को पढ़ाती है, तब उसे पता चलता है कि उसका नाम रुक्मणी है और वह शायद नैना के सबसे करीब थी, भले नैना की सुमित्रा थी। वही वह बूढ़ा आदमी जो कब से चुप था, वह निशा को देख के बोलता है, क्या आप प्राणामिक जड़ी बूटियां लेकर आई, अब आपकी दादी सा को उसकी बेहद जरूरत है। ये सुनकर वीर निशा के कान में धीरे से बोलता है, ये प्राणी में क्या होता है। ये सुनकर निशा बोलती है, प्राणी नहीं प्राणामिक। तो ये सुनकर इस बार नायरा थोड़ी धीरे से बोलते, हाँ वही प्राणामिक होता क्या है। तो निशा बोलती है, यह एक खास जड़ी बूटी है। नायरा और वीर आगे कुछ बोलते हैं, उससे पहले ही रुक्मणी बोलती है, बताइए राजकुमारी निशा, क्या आपको मिला वह चीज़। निशा को याद था उसने जंगल से बहुत सारे जड़ी बूटियां तोड़ी थी, वह अपनी आंखें बंद करके याद करने लगती, तभी उसे याद आता है, हाँ उसने पारानामिक जड़ी बूटी भी तोड़ी थी। भाई रुक्मणी उसे पता था कि निशा को वह जड़ी बूटी नहीं मिली होगी, क्योंकि वह जड़ी बूटी बहुत ज़्यादा दुर्लभ थी, यानी कि रेयर थी। मुझे जड़ी बूटी नैना भी ढूंढने गई थी पर उसे नहीं मिली, क्योंकि वह जड़ी बूटी सिर्फ एक जंगल में मिलती थी। उसे जंगल में जाने के लिए इंसान की शक्तियाँ बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, यहाँ तक कि शक्तिशाली इंसान भी उसे जंगल से कुछ तोड़कर नहीं ला सकता था। वहाँ लोग जा तो जरूर सकती थी, लेकिन वहाँ के पेड़ पौधों किसी चीज़ को हाथ लगाना उन सब की हिम्मत में नहीं था। इतनी जहरीली होती थी कि उसे छूते ही कई लोग अपनी जान गंवा सकते थे। कम शक्तियां होने की वजह से रुक्मणी जी अपने मन में बोलती है, मुझे अंदाजा है राजकुमारी निशा आप वह जड़ी बूटी कभी हासिल नहीं कर पाएंगे, वह भी अपने इन बेकार से शक्तियों के साथ। आखिर आप 8 साल घर से डर रही है और आपके पास कोई भी शक्ति नहीं है और ना ही जादू मंत्र।
उससे पहले कोई कुछ कहता फिर से यह बूढ़ा व्यक्ति बोलता है। इस बार उसकी आवाज में थोड़ा सा गुस्सा और नाराजगी थी। वह बोलता है, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं राजकुमारी निशा, क्या आपको मिली हो जड़ी बूटियां आप जानती हैं? अगर आपको जड़ी बूटी नहीं मिली होगी तो आपको मिलते वाली सिंहासन आपके किसी भी और बहनों को दे दी जाएगी। निशा बोलती है, मुझे दादी सा के कमरे में ले चलिए। ये सुनकर वह बुरा व्यक्ति हमेशा दिला देता है। वह अपनी बीवी से सबसे ज्यादा प्यार करता था, इसलिए वह उसके लिए कुछ भी कर सकता था। तो वह निशा को लेकर उसके कमरे में चला जाता है। निशा को जाते देखा वीरविराज, नायरा, कुणाल और कबीर भी उसके पीछे चले जाते हैं। वह घर के बाकी लोग भी से पीछे जाते हैं। वहां पर बहुत लोग थे, बहुत सारे बच्चे थे जो 16 साल, 15 साल, 13 साल इन उम्र के सब थे। वो सब भी धीरे धीरे करके उन सब के पीछे जाने लगते हैं। जब निशा उनके कमरे में पहुंचती है तो वह देखी है कैमरा, पूरा एक शाही कमरा था। वहां पर पर्दे जो लगे थे वह सब पर्दे निशा ने कभी भी अपने जनरेशन में नहीं देखा था। वहां की हर चीज ऑथेंटिक थी। वही नायरा, वीर और विराज भी पूरे कमरे को देख रहे थे। तो नायरा बोलती है, ये कितना ऑसम है, मैं यहाँ की डिजाइन्स चुराकर अपने जनरेशन में उसे करना चाहती हूँ। ये सुनकर वीर उसको घूमते हुए बोलता है, अगर तुम्हें कुछ चुराना भी है तो कुछ अच्छा चुराओ, ये डिजाइन्स चुराकर क्या होगा। विराज उन दोनों को घर कर बोलता है, अपना मुंह बंद रखो, अभी वैसे ही बहुत कंफ्यूजन है, अभी पहले सब समझने दो कि यहाँ चल क्या रहा है। ये निशा को कौन समझ रहे हैं। निशा उसे बुरी औरत को देख रही थी जो बिस्तर पर लेटी हुई थी, बेजान थी। निशा किसी को कुछ कहे बिना उसके नस को पढ़कर ध्यान से देखने लगती है। उसके नस को पढ़ती है। निशा को समझ आ जाता है कि वो औरत पैरालाइज्ड हो चुकी है। निशा देखी है कि वहां पर कई सारे वेद भी है और जो ये सब जानते थे निशान से पूछता है, इन्हें कौन सी दवा दी जा रही है। तो वेद उसे कुछ दवाएं देकर बोलते हैं, ये कुछ जड़ी बूटियां का मिलावट है जिसे इन्हें दिया जाता है ताकि यह फिर से चलने लगे। हमें नहीं समझ आ रहा है कि इन्हें कौन सी बीमारी हुई है, क्योंकि हम बहुत वक्त से इनके रोग को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, आज तक ऐसा रोग हमने नहीं देखा है। निशा हैरान थी क्योंकि यह बहुत नॉर्मल सी बात थी। उसके जनरेशन में बहुत लोग पैरालाइज्ड हो जाते थे और उन्हें ठीक भी किया जाता था। तभी निशा को एहसास होता है कि वहां ठीक करने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट, मशीन्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी मशीन्स आविष्कार किए गए थे। निशा जानती थी उसके पास जो जड़ी बूटी है वह बिल्कुल सही है पैरालाइज्ड मरीजों को ठीक करने के लिए, लेकिन ये जड़ी बूटी काफ़ी नहीं थी, उसके साथ और भी जड़ी बूटियां की ज़रूरत पड़ेगी। निशा वह जड़ी बूटी जिसके पास थी और उन्हें चाहिए थी, वह उसे बात को देखकर बोलती है, क्या ये काफ़ी होगा। तो वह देखकर बोलता है, नहीं ये काफ़ी नहीं होगा, आप जब 8 साल पहले गई थी तब सिर्फ इसकी ज़रूरत थी, लेकिन आप कहीं और जड़ी बूटियाँ की हमें ज़रूरत है। जब यह चीज़ बड़ा आदमी जिसका नाम लक्ष्मण यादव गुस्से में उसे बात को बोलते हैं, लेकिन आपने हमें कहा था कि आप कुछ सिर्फ इस जड़ी बूटी की ज़रूरत है। लक्ष्मण यादव का गुस्सा देखकर वह सारे वेद कांप रहे थे, पर वह उन्हें क्या ही बताते। उनकी राजकुमारी पहले ही खोज पर जा चुकी थी जड़ी बूटियां की और उन्हें इसकी ज़रूरत बाद में पड़ी थी। जब निशा ये सब देखती है तो बोलती है, मेरे पास सारी जड़ी बूटियां हैं जिनकी आपको ज़रूरत है। ये कहकर निशा अपने बैग से यानी कि अपने कपड़ों के पॉकेट से और भी कई सारी जड़ी बूटियां निकालकर बात को देते हुए बोलती है, क्या ये वही जड़ी बूटियां हैं। वही यह सुनकर लक्ष्मण जी बहुत खुश थे, लेकिन रुक्मणी जी बहुत हैरान थी। उन्हें यकीन नहीं थे कि निशा ये जड़ी बूटियां ले आएगी और साथ में दूसरी भी। वह जानती थी अगर निशा ने उसे बुरी औरत को बचा लिया अपनी जड़ी बूटियां से तो वह हमेशा के लिए लक्ष्मण जी के नज़रों में सबसे ऊपर हो जाएगी। कि लक्ष्मण जी को सबसे अजीज उनकी खुद की बीवी ही थी, उसके लिए लोगों की जान ले भी सकते थे और दे भी सकते थे। उन सब के साथ खड़ी एक और औरत जो कब से शांत थी, वह धीरे से अपना चेहरा नैना की तरफ मोड़कर बोलता है, नैना आपने तो कहा था कि आपको कोई जड़ी बूटियां नहीं मिली, तो राजकुमारी निशा को कैसे मिल गई। ये सुनकर नैना अपने अंदर एक डर महसूस करती है और फिर बोलती है, बड़ी मानसा में गई थी उसे जंगल में, पर मैं किसी भी पेड़ को हाथ नहीं लगा पाई थी, इसलिए मुझे निराश होकर वापस आना पड़ा। मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं नहीं ला पाई, मुझे खेद है, पर मैं जानना चाहूंगी कि मेरी प्यारी बहन ये कैसे लेकर आई है। मैं उम्मीद करूंगी उसने इसे पाने के लिए कोई गलत काम नहीं किया होगा। नैना की चाल निशा अच्छे से समझ गई थी, वह उसे फंसाना चाहती थी। यह बोलकर कि निशा ने गलत तरीके से जड़ी बूटियां को हासिल किया है और खुद के ऊपर से सारे मुश्किलों को फेंक कर वो निशा के ऊपर डाल रही थी। जब सुमित्रा जी ये देखी है तो वह अपनी बेटी नैना से बोलता है, नैना वह आपकी बहन है, कोई गलत काम नहीं करेगी, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो वह और है जिसने भी नैना से सवाल किया था, जिसको नैना बड़ी माँ कह रही थी। वह बोलती है, नैना हम आपसे सवाल कर रहे हैं, राजकुमारी निशा से नहीं। निशा उसे औरत को देखने लगती है और उसकी आंखों में देखकर उसके दिमाग को पढ़ने लगती है, तो उसे पता चलता है वह औरत भी दिल की साफ है और वह इंसाफ पसंद इंसान है। उसे नहीं पसंद था कि कोई किसी का एग्जाम किसी के ऊपर डाले। निशा को पता चलता है उसका दिमाग पढ़कर के उसका नाम भावना था।
निशा वास बुरी औरत का इलाज करना चाहती थी लेकिन वह कुछ नहीं रहती और वैद्य कुछ जड़ी बूटी दे देती है। वह भी उसका इलाज इसलिए नहीं करना चाहती थी क्योंकि वह अपनी शक्तियां या अपने टैलेंट को अभी उन सब के सामने नहीं लाना चाहती थी। वह उन सब को नहीं जानती थी ठीक से, उन सब के बारे में वह कुछ नहीं जानती थी, इसलिए वह अपने किसी भी प्रोफेशन को उन सब के सामने नहीं लाना चाहती थी। निशा उन सब की तरफ घूमती है, वह सबको अच्छे से जानना चाहती थी। उन्हें वहां पर सुमित्रा जी और भावना की सबसे अच्छी और सुलझी हुई लगती है तो वह अपना सर झुकाकर बोलता है सुमित्रा जी से, मैं इतने सालों के बाद यहाँ आई हूँ तो मैं कुछ चीज़ भूल गई हूँ, क्या आप मुझे थोड़ी चीज़ आप सब के बारे में बता सकती हैं। ये सुनकर वह मिडल ईस्ट आदमी जिसका नाम मुकेश यादव था वह बोलता है, हमें यही उम्मीद थी आपसे, आप एक चीज़ भी याद नहीं रख सकती, यानी कि अपने परिवार को भी आप भूल चुके हैं। ये सुनकर इस बार लक्ष्मण यादव अपने बेटे मुकेश यादव से बोलते हैं, मुकेश, राजकुमारी निशा काफ़ी वक्त से घर से डर रही है और वह बहुत मेहनत कर रही थी अपनी दादीसा के लिए जड़ी बूटियां ढूंढने में, हो सकता है इन सब चीज़ों में उन्हें परिवार के बारे में सोने का मौका ना मिला हो। ये कहकर फिर लक्ष्मण जी सुमित्रा जी को देखकर बोलते हैं, सुमित्रा आप राजकुमारी निशा को सब कुछ बता दीजिए। ये सुनकर मुकेश यादव अपने पिताजी से कहता है, पर महाराज आप, वह आगे कुछ कहता उससे पहले ही लक्ष्मण जी ने अपना हाथ दिखाकर उन्हें चुप रहने का इशारा किया। ये देखकर मुकेश जी फौरन से चुप हो जाते हैं, वह अपने पिताजी के सामने कुछ नहीं बोल सकते थे। सुमित्रा जी निशा की तरफ देखकर बोलती है, राजकुमारी निशा, हम आपकी सुमित्रा माँ सा है। फिर वह लक्ष्मण जी की तरफ इशारा करके बोलता है, यह आपके दादा साहब, और फिर उसे बुई औरत की तरफ इशारा करके बोलता है, यह आपकी दादी सा है, आपकी दादी सा बीमार थी इसलिए तो आप गई थी खोज में करीब बटिया के। ये सुनकर निशा बोलती है, हाँ मुझे ये याद है। फिर सुमित्रा जी आगे बोलता है मुकेश जी की तरफ इशारा करके, यह आपके पिताजी हैं मुकेश यादव। ये सुनकर निशा हमेशा हिला देती है, फिर वह उन दोनों औरतों को देखने लगती है, यानी कि रुक्मणी जी और भावना जी। ये देखकर सुमित्रा जी भावना जी की तरफ इशारा करके बोलता है, यह आपकी बड़ी माता है, यानी कि आपके पिताजी की सबसे पहली पत्नी। यह सुनकर निशा विराजवीर नायरा, उन्हें तो कब से लग रहा था कि सुमित्रा जी उनकी बीवी है, लेकिन निशा ज्यादा हैरान थी क्योंकि उसने उन सब का दिमाग पढ़कर यह पता कर लिया था कि सुमित्रा जी के भी पति मुकेश जी ही है, क्योंकि नैना ने उन्हें अपना पिता कहा था और उसके इन्फॉर्मेशन के हिसाब से नैना सुमित्रा जी की बेटी थी। फिर सुमित्रा जी रुक्मणी जी की तरफ इशारा करके बोलता है, यह आपकी सबसे छोटी मास है, यानी कि आपके पिताजी की आखिरी पत्नी। फिर वह नैना की तरह इशारा करके बोलता है, ये नैना है हमारे और आपके पिता श्री की बेटी। ये सब सुनकर निशा विराज भी नायरा चारों का सर चकरा रहा था, एक इंसान की 3 बीवियां कैसे हो सकती है। तभी निशा को ध्यान आता है कि उसके भी तो पिताजी मुकेश जी ही है, तो इसका मतलब है कि उसकी माँ भी उनकी बीवी थी और उनकी 3 नहीं कर पत्नियां थी। सुमित्रा जी उन्हें और भी बच्चों से मिलवाती है जो कि सुमित्रा जी और या भावना जी के बच्चे थे, लेकिन नैना सबसे बड़ी थी उन सब में और सबसे ज्यादा समझदार थी, इसलिए सब उसे बहुत मानते थे। रुक्मणी जी का एक भी बच्चा नहीं था, इसलिए नैना को भी अपनी बेटी की तरह मानती थी और नैना हमेशा से ही उनके छत्रछाया में रही थी। निशा को सोते हुए उन्हें देखकर बोलती है, और मेरी माँ। ये सुनकर सब हैरान थे। इस बार भावना जी अपनी प्यारी आवाज में बोलती है, राजकुमारी निशा, आपकी मनसा तो जब आप यहाँ थी तभी गुजर गई थी, आपके सामने ही वह किसी हादसे में हम सबको छोड़कर चली गई थी, लेकिन आपकी शक्ल में हमें वह वापस मिल गई है। आप बिल्कुल उनकी तरह दिखती है और आपका स्वभाव भी उनकी तरह है, सबकी मदद करने वाला। निशा का कर घूम रहा था, वह बोलती है, मुझे आराम करना है। ये सुनकर सुमित्रा जी बोलती है, चलिए हम आपको आपके कमरे में छोड़ आते हैं। तभी उनकी नज़र बाकी पीछे खड़े लोगों पर पड़ती है। अब जाकर बाकी सब ने भी वीर विराज, नायरा, कबीर और कुणाल को देखा था। जब सब उन्हें देख रहे थे तो निशा बोलती है, ये हमारे साथी है, ये सब हमें इन 8 सालों में मिले हैं और हमारे बहुत ईमानदार इंसानों में से एक है, ये हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं। ये सुनकर लक्ष्मण जी बोलते हैं, क्या ये सब आपका अंगरक्षक है। ये सुनकर निशा बोलती है, हाँ आप ऐसा ही समझ सकते हैं दादा साहेब। वह सब समझ नहीं पा रहे थे अंगरक्षक क्या होता है। कबीर और कुणाल को छोड़कर फिर सुमित्रा जी एक नौकर को बोलते हैं, आप एक काम करें, इन सबको इनका कैमरा दिखा दें। वह सब बात ही कर रहे थे तभी उन्हें बाहर से शोर शराबी की आवाज आती है। ये सुनकर लक्ष्मण जी और मुकेश जी नीचे आते हैं। निशा जो अपने कमरे में जा रही थी वह भी ऊपर से ये सब देखने लगती है। वीर विराज, नायरा, कबीर, कुणाल भी उन सबके साथ ही थे और दूसरी तरफ से भावना जी और रुक्मणी जी और सुमित्रा जी और बाकी औरतें भी ऊपर से ये सब देख रही थी। वह सब जानती थी कि यह सारे लोग कौन हैं। ये सारे लोग फैसला विकास के लोग थे, ये सारे लोग हर चीज़ों का फैसला लेते थे, इनके हाथ में यहाँ की आधी सरकार थी। जब निशा उन्हें देखते हैं तो उसे समझ आता है कि यह यहाँ की गवर्नमेंट के लोग हैं।
तभी उसमें से एक आदमी लक्ष्मण जी के सामने झुकते हुए बोलता है, महाराज हमें सूचना मिली है कि आपकी खोई हुई पोती अब आ चुकी है। ये सुनकर लक्ष्मण जी थोड़े नाराजगी से बोलते हैं, वह मेरी कोई हुई पोती नहीं है, वह अपने दादी के लिए जड़ी बूटियां लाने गई थी और वह वापस आ चुकी है। ये सुनकर एक और आदमी बोलता है, पर महाराज वह 8 साल घर से बाहर थी, हमें उनकी शक्तियों का नहीं पता और वह आने वाले समय पर यहाँ की राजकुमारी होने वाली है तो उनकी शक्तियाँ बहुत मायने रखती है। निशा जो ये सब ऊपर से सुन रही थी वह अपने दिमाग में आवाज देती है, मैक्स। मैक्स जल्दी से बोलता है, जी मास्टर। यह सुनकर निशा बोलती है कि शक्तियों की बात हो रही है। ये सुनकर मैक्स बोलता है, आप यहाँ की होने वाली राजकुमारी है तो आपकी शक्तियाँ इन सब लोगों से ज्यादा होनी चाहिए और आपको खुद को साबित करना पड़ेगा। यह उन शक्तियों की बात कर रहे हैं। वही जो मुकेश जी की नज़र ऊपर निशा पर जाती है तो वह निशा को देखकर बोलते हैं, राजकुमारी निशा नीचे लिए। ये सुनकर निशा कुछ नहीं बोलता है और नीचे चली जाती है। निशा जैसे ही नीचे आती है वह सारे अधिकारी जो अभी सरकार की तरफ से उनके पास आए थे उनके सामने सर झुकाकर बोलते हैं, राजकुमारी आपको देखकर खुशी हुई। निशा बस अपना सर हमें हिला देती है पर बाकी सब निशा को देखते ही रह जाते हैं। वह सब उसकी खूबसूरती में मोहित हो चुके थे। उन सब ने अपनी रियासत में इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। एक आदमी अपने मन में बोलता है, ये तो अपनी माता से भी ज्यादा खूबसूरत है। वही नैना जो ऊपर खड़ी थी वह अपने अंदर जलन महसूस कर रही थी क्योंकि इससे पहले सब उसे पूछते थे और उन्हें उसे ही देखते थे क्योंकि वह अपने रियासत की सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक थी और वह सबसे ज्यादा समझदार और शक्तिशाली भी थी इस परिवार में लड़कियों में। तभी उनमें से एक आदमी बोलता है, राजकुमारी हमें आपकी जांच करनी पड़ेगी कि आपके अंदर अभी कितनी शक्तियां हैं। ये सुनकर निशा हैरान थी क्योंकि वह जानती थी अभी उसके अंदर इस सदी के जैसी कोई शक्तियां नहीं है। तभी एक महिला आगे जाकर निशा के नस को पकड़ के उसे देखने लगती है और थोड़ा हैरान होती है। फिर देखने के बाद कुछ और चेक करने के बाद वह बोलती है, राजकुमारी निशा के पास कुछ अपरंपार शक्तियां हैं लेकिन ये सब अभी जागृत नहीं हुई है। यह सुनकर एक अधिकारी बोलता है, आपका मतलब क्या है, हमें थोड़े अच्छे से बिस्तर में बताइए। ये सुनकर वह महिला बोलती है, राजकुमारी निशा के पास बहुत सी ऐसी शक्तियां हैं जो हम में से किसी भी लोगों के पास इस रियासत में नहीं है। मुझे ऐसा उनकी नस को छूकर लगा लेकिन वह सारी शक्तियां अभी तक जागृत नहीं हुई है क्योंकि उन सारी शक्तियों को जागरूक करने के लिए कुछ प्रयास करने पड़ेंगे जो अभी तक राजकुमारी ने की नहीं है। ये सुनकर अधिकारी खुश होते हैं और लक्ष्मण जी से बोलते हैं, हमें खुशी है कि हमारी राजकुमारी के पास कहीं शक्तियां हैं लेकिन हमें इस बात से निराश भी है महाराज के अभी तक की शक्तियां जागृत नहीं हुई है। लेकिन हम आपसे विनती करना चाहेंगे कि आप राजकुमारी को कहीं कि वह अपनी शक्तियां जागृत करे, उसके बाद ही वह इस रियासत की रानी बन सकती हैं। आप जानते हैं इस रियासत की पिछली रानी कितनी शक्तिशाली थी, तो हमें खेद है और हमें ये कहना पड़ेगा कि राजकुमारी निशा को भी अपनी शक्तियां जागृत करनी पड़ेगी और अपने आप को और अपनी काबिलियत को साबित करना पड़ेगा। हम सिर्फ इस बिना पर उन्हें रानी की कुर्सी नहीं दे सकते कि वो पिछली रानी की बेटी है। राजकुमारी निशा को भी अपनी माता की तरह ही अपने आप को साबित करना पड़ेगा, तभी जाकर उन्हें ये सिंहासन मिल पाएगी। ये सुनकर लक्ष्मण यादव अपना कर गर्व से हाँ में हिलाकर बोलते हैं, राजकुमारी निशा घर से काफी वक्त तक डर रही है, इस वजह से वह कई चीज नहीं सीख पाई, लेकिन हम आपसे ये वादा करते हैं कि हम राजकुमारी को बिल्कुल काबिल बना देंगे और उनकी जो शक्तियां हैं उन्हें भी हम उजागर कर देंगे। उसके लिए हमें कुछ वक्त दीजिए और फिर राजकुमारी आप सबको रानी के पद पर देखेंगे। उनके सारे अधिकारी खुशी से अपना सर हमें दिला देते। उन्हें पहले लगा था कि नैना उनकी रानी बनेगी, लेकिन नैना के अंदर शक्तियां तो थी लेकिन एक रानी के मुताबिक शक्तियां नहीं थी, इसलिए वह सब खुश थे कि उनकी जो रानी बनने वाली है उनके अंदर कुछ अलग शक्तियां हैं, लेकिन इस उजागर करने में थोड़ा वक्त लगेगा। इस बात का उन सबको थोड़ा सा खेद था। वही औरत जी निशा का नवस पड़ा था, वह काफी हैरान थी अब तक कि उसने निशा के अंदर अजीब तरह की आभा महसूस की थी, अजीब तरह की शक्तियां महसूस की थी जो इतनी ज्यादा थी कि वह उसे समझ भी नहीं पा रही थी, लेकिन शक्तियों की असर इतना ज्यादा था कि वह अपनी बॉडी में अभी तक झंझनाहट महसूस कर पा रही थी। बाकी लोग निशा की शक्तियों का असर ठीक से नहीं जानते थे, लेकिन वह औरत जिसने उसका हाथ खुद पड़ा था वह उसकी शक्तियों का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रही थी। वह हैरान और खुश दोनों थी कि उसकी रानी इतनी शक्तिशाली है, किसकी आभार उसकी शक्तियों का पता लगाना भी आम लोगों के बस में नहीं है। एक अधिकारी कहता है, महाराज हमें आपसे एक और बात करनी है। ये सुनकर लक्ष्मण जी हाँ मैं कर हिलाते हैं तो वह बोलते हैं, हमें अगली में ही रानी के पद के भरना होगा, यानी कि राजकुमारी निशा के पास सिर्फ अगले महीने तक का वक्त है अपनी शक्तियों को उजागर करने का। अगर तब तक वह नहीं कर पाती तो हमें मजबूरन किसी और को रानी का पद देना पड़ेगा।
ये सुनकर लक्ष्मण जी थोड़े से परेशानी में आ जाते हैं, मगर वह हमेशा दिला देते हैं तो सारे अधिकारी वहां से निकल जाते हैं। तब लक्ष्मण जी निशा की तरफ मुड़कर बोलते हैं, राजकुमारी निशा, हमें खेद है लेकिन अब आपको अपने शक्तियों और जादुई मंत्र को उजागर करना ही पड़ेगा, इसके लिए हमें कुछ सोचना पड़ेगा। ये सुनकर मुकेश जी बोलते हैं, महाराज, पहले राजकुमारी निशा को अपनी शक्तियों से ज्यादा जरूरी है कि वो अपनी कबूल काबिलियत को दिखाएं। वह जब तक अपनी काबिलियत नहीं दिखाएंगे हमें कैसे पता लगेगा कि वह इसके लिए सही है कि नहीं है। ये सुनकर महाराज कुछ सोचते हैं और कुछ सोचकर बोलते हैं, राजकुमारी निशा, आपके पास कितने पैसे हैं? ये सुनकर निशा हैरान थी। उसके पास बहुत पैसे थे, लेकिन उसे पता था उसके पास ही सारे पैसे उसकी पिछली जनरेशन में थी। इस जनरेशन में उसके पास एक फूटी करी नहीं था। निशा अपना सर झुकाकर बोलता है, महाराज, हमें खेद है लेकिन हमारे पास से पैसे नहीं है। ये सुनकर महाराज अपना सर हाँ में हिलाते हैं। उन्हें यही उम्मीद थी, क्योंकि हमेशा कई वक्त से घर से बाहर थी और उन्हें देखकर समझ आ गया था कबीर और कुणाल को कि निशा उनके साथ जंगल में रहती थी। तभी निशा उसे खतरनाक जंगल में जा पाई थी और वहां से जड़ी बूटियां ला पाई थी। वह जानते थे कबीर और कुणाल कौन है, और वह ये भी जानते थे कि उन दोनों को सजा मिली थी उनके बचपन में कि उन्हें अपनी जिंदगी जंगल में गुजारनी है तब तक जब तक उन्हें कोई वहां से निकलकर सही सलामत नहीं ले आता। लेकिन उसे जंगल में जाने का खतरा कोई नहीं बोलता था, इसलिए वह जंगल में ही रह गए थे। महाराज को सोते हुए बोलते हैं, राजकुमारी निशा, आप उसे जंगल में कैसे पहुंची? यह सुनकर निशा बोलते हैं, हम 8 साल पहले उसे जंगल में चले गए थे। तो महाराज बोलते हैं, यानी कि लक्ष्मण जी, तो आप उन पेड़ पौधों से जड़ी बूटियां कैसे लेकर आए जबकि आपकी शक्ति अभी तक उजागर नहीं हुई है और वह सारे पेड़ पौधे बहुत जहरीले होते हैं? सुनकर निशा अपना दिमाग तेजी से चलती है और फिर बोलती है, ऐसा इसलिए है महाराज क्योंकि मेरी शक्तियां उजागर नहीं हुई है, लेकिन वह शक्तियां हैं तो मेरी और मेरे अंदर, बस उसे उजागर होना बाकी है। इसी वजह से मुझे इन पेड़ पौधों से कोई खतरा महसूस नहीं हुआ और वह पेड़ पौधे इन 8 सालों में मेरे अपने मित्र की तरह थे। फिर वह कुछ सोचते हुए निशा से बोलते हैं, राजकुमारी निशा, तो फिर ये दोनों आपके साथ क्या कर रहे हैं? ये सुनकर निशा कबीर और कुणाल को देखते हैं जिसकी तरफ लक्ष्मण जी इशारा कर रहे थे। निशा बोलती है, ये दोनों मेरे काफी वक्त से साथी है, इनकी मेरे साथ ही रहते हैं, लेकिन जब मुझे जड़ी बूटियां मिल गई तो मैं छोड़कर नहीं आना चाहती थी क्योंकि इन्होंने बहुत बुरे वक्त में मेरा साथ दिया है और इन्हें मैं अपने साथ ले आई। फिर महाराज कुछ सोचते हैं और बोलते हैं, राजकुमारी निशा, हम आपको कुछ जिम्मेदारियां देते हैं। निशा अपना सर हाँ में हिलती है और उनके आगे खाने का इंतजार करती है। तो वह बोलते हैं, हम आपको फिर से घर से बाहर जाने को कह रहे हैं। ये सुनकर निशा थोड़ी हैरान थी। तो लक्ष्मण जी अपनी बात आगे बढ़ते हुए कहते हैं, हम चाहते हैं कि आप इस 1 महीने में अपने आप को साबित करें और अपनी शक्तियों को उजागर करें, लेकिन आम लोगों की तरह रहकर। ये सुनकर ऊपर से भावना जी आती है और बोलती है, पर महाराज, मैं क्षमा चाहती हूँ आपकी बीच में बोलने का, पर राजकुमारी निशा अभी घर आई है 8 साल बाद, फिर हम उन्हें घर से जाने को कैसे कह दें? ये सुनकर महाराज बोलते हैं, हम जानते हैं, लेकिन ये राजकुमारी निशा के लिए ही अच्छा है, हम उन्हें खुद को साबित करने का मौका दे रहे हैं। वह इससे पहले 8 साल जंगलों में रही है, लेकिन इस बार हम उन्हें जंगलों में नहीं शहर में रहने को कह रहे हैं। राजकुमारी निशा 8 सालों तक ऐसी जगह रही है जहां पर कोई लोग नहीं थे, वह यहां आम लोगों के साथ रहेंगी, उनकी जिंदगी को समझेंगे और उन्हीं के साथ रहकर खुद को साबित करेगी। अपनी बात आगे बढ़ते हुए बोलते हैं, हम चाहते हैं कि आप अपने पद को पहले पूछा करें, उसके बाद अब रानी के पद पर आया। आप यहाँ के किसी चीज को नहीं जानती हैं, आप परिवार को भी भूल चुकी थी। इसका साफ मतलब है कि आप यहाँ के लोगों के रहन सहन को नहीं जानती हैं, यहाँ की सरकार को नहीं जानती हैं, यहाँ की शक्तियों जादुई मित्रों को नहीं जानती है, जो आपके घर से बाहर निकाल कर ही पता चलेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आप घर से बाहर जाएं और 1 महीना रहे। अगर आप 1 महीने में खुद को साबित कर लेती हैं तो आपको रानी का पद मिल जाएगा, और अगर आप नहीं कर पाती है तो हम मान लेंगे आप इसके लिए अभी सक्षम नहीं थी। फिर वह अपनी बात आगे बढ़ते हुए कहते, हम आपकी बहुत बड़ी उबरी हैं, क्या आपने हमारी पत्नी की जान बचाई? इसलिए हम चाहते हैं कि आप रानी के पद को ले अब आप जा सकती हैं और अपने आप को साबित करने के इस पहराई को शुरू कर सकती हैं। याद रहे, यहाँ से निकलने के बाद आप राजकुमारी नहीं है, और अगर आप भी किसी को कहती है क्या आप राजकुमारी है, तब आपको सब और नीचे नजरों से देखेंगी, क्योंकि आप 8 साल घर से बाहर रही हैं और आपके अंदर राजकुमारी वाली अभी कोई भी गुण नहीं है। निशा को गुस्सा बहुत आ रहा था, वह बताना चाहती थी कि वह बहुत टैलेंटेड है, लेकिन वह इन सब की बात नहीं सकती थी। ऊपर से अभी क्या ड्रामा था, इतनी मुश्किल से तो उसको एक घर मिला था, वहां से भी वह लोग उसको निकाल रहे थे। जानती थी कि महाराज थे, उसे इतना तो पता समझ आ गया था
कि महाराज की बातों का क्या मतलब है, यहाँ उनके बातों का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता था, इसलिए निशा बस अपना सर हमें हिलती है और विराज, वीर, नायरा, कुणाल और कबीर को देखते हैं। वह सब भी उसके साथ जाने के लिए तैयार थी। जाहिर थे कि वह सब एक साथ ही रहेंगे, जहाँ निशा जाएगी वहीं वह सब भी आएंगे। निशा अपना कम घर से बाहर निकलती है तो सुमित्रा जी उन्हें रोककर उन्हें गले लगा कर बोलता है, राजकुमारी निशा, हमें यकीन है आप कामयाब होंगे और जब 1 महीने बाद हम आपको दोबारा देखेंगे तो ये रानी का सिंहासन आपका होगा। निशा को सुमित्रा जी बहुत अच्छी लगी थी, उससे उन्हें बिल्कुल एक माँ वाले एहसास आ रहे थे। इससे पहले जिंदगी में भी, यानी कि पहले जनरेशन में भी निशा को उसकी माँ का प्यार नहीं मिला था, लेकिन वहाँ इसे यहाँ पर सुमित्रा जी भी मिली थी जो उसे इतना प्यार से बात कर रही थी और अपने हर बात में ममता को झलक रही थी। और भावना जैसी एक अच्छी औरत भी उसे मिली थी, अपने सपोर्ट में देख सकती थी कि भावना जी और सुमित्रा जी उसे कितना मानती हैं। वही नैना और रुक्मणी ये देखकर बहुत खुश थी कि निशा वापस से घर से बाहर जा रही है। नैना रुक्मणी को बोलता है, छोटी माँ साहब को क्या लगता है कि लड़की कुछ कर पाएगी? तो रुक्मणी बोलती है, हमें नहीं लगता, जो लड़की 8 सालों में बस एक जड़ी बूटी लेकर आए और कुछ नहीं कर पाई वह क्या ही कर पाएगी 1 महीने में। तुम परेशान मत हो, चिंता मत करो, मुझे यकीन है रानी का पद तुम्हें ही मिलेगा। अभी इस पूरे रियासत में तुमसे ज्यादा हुनरमंद और काबिल लड़की कोई नहीं है। निशा जब घर से बाहर जाती है तब वह रास्ते को देखते हैं। वह रास्ता थोड़ा सुनसान था इस वजह से क्योंकि वह रास्ता महल के करीब था और वहां पर चौकीदार महल की रखवाली कर रहे थे। निशा थोड़े आगे बढ़ती है जहां पर बहुत सारे लोग थे। नायरा और वीरो विराज उसके साथ ही चल रहे थे और कबीर और कुणाल के पीछे निशा ने अपने चेहरे पर एक कपड़ा बांध लिया था। उन लोगों की नज़र में नहीं आना चाहती थी, क्यों नहीं जानती थी यह सब क्या चल रहा है। वीर बोलता है, यार इतनी मुश्किल से तो एक ठिकाना मिला था वह भी छिन गया हमसे। तो नायरा बोलती है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है वह सब निशा को समझ कौन रहे हैं और सबसे बड़ी बात, वह तस्वीर में दिखने वाली औरत निशा की तरह क्यों दिखती थी। यह सुनकर विराज कुछ सोचते हुए बोलता है, ये सब इतना आसान नहीं है, ये सब बहुत उलझा हुआ है, बहुत सारे राज छुपे हैं, मुझे ऐसा लगता है कुछ तो है जो हम सबसे छूट रहा है। ये सुनकर निशा बोलती है, हाँ मुझे भी लग रहा है, मुझे लगता है कि कुछ तो है जो छूट रहा है, कुछ ऐसा जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है ये हमारे पहले जनरेशन और इस जनरेशन को जुड़ी हुई कोई बात है। सुनकर वीर भी कुछ सोचते हुए बोलता है, हाँ हम ऐसा कह सकते हैं क्योंकि तुम लोग ध्यान दो, हम चारों यहाँ हैं, ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है। मुझे ऐसा लगता है किसी की चाल है या शायद कुछ तो ऐसा है जो हमें नहीं पता हमारे अतीत के बारे में। तभी नायरा निशा का हाथ पकड़कर बोलता है, यार नहीं सब, मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मुझे लग रहा है मैं बेहोश हो जाऊंगी। यह सुनकर उन सबको एहसास होता है वह सब कितने देर से भूखे हैं। उन सबके पेट में चूहे नहीं, चूहे के माता पिता कूद रहे थे। वीर अपना पेट पढ़कर बोलता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे पेट में चौहान ने और बच्चों को जन्म दे दिया है और वह सब मिलकर मेरे पेट में अपना घर बनाकर कूद रहे हैं। आगे चल ही रहे थे और निशा सोच ही रही थी कि कैसे इन सब के लिए खाने का इंतजाम किया जाए और किस तरीके से वो खुद को साबित करे और इन सब से छुटकारा पाए। तभी उसको अपने सामने एक नीलामी घर दिखता है। वह नीलामी घर बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। उसे नीलामी घर को देखकर कुछ सोचने लगती है। उसको याद आता है कि उसके पास बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं जो उसने जंगल से तोड़ी थी। वह अपने पॉकेट को देखते हैं, हाँ उसके पास सच में बहुत सारी जड़ी बूटियां थी। अभी निशा को एक बात याद आती है कि सब लोग क्या कह रहे थे इन जड़ी बूटियां के बारे में जो उसने जंगल से हासिल किए थे, कि उसे जंगल में जाना बहुत मुश्किल है और वहां की सारी जड़ी बूटियां बहुत दुर्लभ। निशा अपने मन में कुछ सोचती है और फिर नायर को देखकर बोलती है, बस थोड़ी देर रुक जाओ, मैं कुछ देर में खाने का इंतजाम कर दूंगी। यह कहकर वह आगे बढ़ने लगती है। वह सभी उसके पीछे आने लगते हैं। तो निशा जब नीलामी घर के सामने पहुंचती है तो वहां पर चौकीदार खड़े हैं। वह सब बहुत हैकाते थे। वह निशा को देखकर बोलते हैं, छोटी बिटिया आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये बच्चों की खेलने की जगह नहीं है। जब निशा आप मेरी बच्चा सुनती है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। वह 24 साल की थी। निशा उसे चौकीदार को बोलता है, मैं 24 साल की हूँ, कोई बच्ची नहीं हुई है। सुनकर चौकीदार हंसते हुए बोलता है, बिटिया क्या मजाक कर रही है, आपकी उम्र करीब 15 से 16 साल होगी। ये सुनकर वीर जल्दी से आकर बोलता है, और मेरी उम्र क्या लगती है आपको? तो वह आदमी देखकर बोलता है, आपकी उम्र लगभग 18 से 19 साल होगी। ये सुनकर वह सब हैरान थे। उन सब की उम्र इतनी नहीं थी। निशा की उम्र 24 साल थी और वीर और विराट की उम्र 25 या 26 थी और नायरा की उम्र 23 साल थी। कुछ सोचते हुए विराज कबीर कुणाल की तरफ मुड़ता है और बोलता है, तुम दोनों को क्या लगता है हमारी उम्र क्या होगी? तो कबीर कुणाल एक साथ बोलते हैं, 18 से 19 साल। ये सुनकर अब वह सब हैरान दे फिर विराज नायर को आगे करके बोलते हैं, और इसकी उम्र वह बोलते हैं 14 से 15 साल। निशा और वीर की उम्र तो उन लोगों ने ही बता दी थी, यह आने के उन चौकीदारों ने ही। ये देखकर वह सब हैरान थी कि उनकी उम्र यह सब काम क्यों बता रहे हैं।
निशा अपने दिमाग में आवाज देती है। मैक्स टू मैक्स बोलता है, जी मास्टर। निशा बोलती है, ये क्या हो रहा है, ये सब हमारी उम्र कम क्यों बता रहे हैं। ये सुनकर मैक्स बोलता है, ये सब आपकी उम्र सही बता रहे हैं, आप सब दूसरे जनरेशन से टाइम ट्रेवल करके यहाँ आए हैं, यही समझिए, और आपकी उम्र वहाँ के मुताबिक यहाँ काम है। अब इन सब चीज़ों में क्या लॉजिक है कि मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि अभी मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे क्षमा करिए। निशा का दिमाग खराब हो रहा था, उसका दिल चाह रहा था वह अपने दिमाग को खोल और इस मैक्स को बाहर फेंक दे। मुझे गुस्से में बोलती है, मैथस के बच्चे, मेरा दिमाग तुम्हारा बेडरूम नहीं है। ये सुनकर मैक्स बोलता है, मास्टर क्या आप चाहती हैं मेरे बच्चे भी अपना ठिकाना आपके दिमाग में ही बनाए, मुझे इससे कोई एतराज नहीं है, लेकिन इसके लिए मुझे आपके दिमाग से अपने संबंध बनाने होंगे, उसके बाद ही हम अपना बच्चा कर सकते हैं। निशा गुस्से में बोलती है, यू आर डिस्गस्टिंग। ये सुनकर मैक्स बोलता है, मास्टर मैं आपका ही दिमाग हूँ, आप मुझे ऐसा नहीं कह सकती है। निशा बोलती है, तुम सो ही जाओ वरना मैं तुम्हें बेहोशी की दवा देकर सुला दूंगी। ये सुनकर मैक्स बोलता है, मास्टर मैं तो सो ही रहा था, आप नहीं मेरी नींद में डिस्टर्ब किया। कहीं निशा अब ये चीज़ पर ध्यान देती है कि वीर, विराज और नायरा वैसे ही दिख रहे थे जैसे वह 5 साल पहले दिखते थे। इसका मतलब है कि उनके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। निशा खुद से कहती, ऐसा नहीं हो सकता, उनके चेहरे पर बदलाव तो आया, लेकिन टाइम ट्रैवल करने की वजह से वह बदलाव निशा को पता नहीं चल रहा था। उसके लिए सब आम बात इसलिए हो रही थी, नॉर्मल था, क्योंकि वह नायरा, विराज और वीर को काफ़ी वक्त बाद देख रही थी। उनके लिए चेहरा बिल्कुल अभी भी वैसा ही था जैसे पहले हुआ करता था, तो उसे समझ आता है कि इनका चेहरा वैसा दिख रहा है जैसे 5, 6 या 7 साल पहले दिखता था। वही विराज भी यही चीज़ नोटिस कर रहा था, उसने भी अब ध्यान दिया कि निशा अब काफ़ी ज़्यादा यंग दिख रही थी, जैसे वह 5 साल पहले देती थी। शायरी है उसके चेहरे पर चेंज आए होंगे, लेकिन यहाँ टाइम ट्रैवल करने की वजह शायद अब उसे पता नहीं लग रहा था, ये समझ नहीं आ रहा था। निशा बिल्कुल वैसे ही दिख रही थी। तभी वह नायरा और वीर को देखा है और अब उसे समझ आता है कि वाकई में बहुत कुछ बदला है, क्योंकि वह नायरा और वीर से हर साल मिलता था निशा के घर पर आर्य मेंशन में, लेकिन उनके चेहरे पर काफ़ी बदलाव आए थे, लेकिन वह सब अभी काफ़ी ज़्यादा यंग दिख रहे थे। वह पहले भी यंग थे, लेकिन अब ये लोग सब हद से ज़्यादा जवान दिख रहे थे। निशा अपनी सर को हिलाता है और इन सब बातों को इग्नोर करती है और वह फिर से उन लोगों की तरफ मुड़ती है, यानी के नीलम घर के चौकीदारों की तरफ। वह उन्हें बोलती है, मुझे अंदर जाना है, तो वह बोलते हैं, पर आप अंदर नहीं जा सकती हैं, क्योंकि यह और बहुत खास लोगों के लिए नीलामी घर आज बनाया गया है और तैयार किया गया, यहाँ बहुत सारी खास चीज़ों की नीलामी होगी। यह सुनकर निशा बोलती है, मुझे भी अपनी कुछ चीज़ देनी है नीलम करने के लिए। ये सुनकर वह आदमी बोलता है, पर आप नहीं दे सकती है, इसके लिए आपको हमारे अधिपति से बात करनी होगी, उनके विचार पर ही यह नीलम घर आज नीलामी के लिए तैयार किया गया है और इनमें नीलाम होने वाली चीज़ भी। वह सब बात कर ही रहे थे, तभी एक गुस्से वाला आदमी वहां आता है। वह इंसान भी चौकीदार था वहां पर का, लेकिन वह पहले वाले चौकीदार की तरह नर्म स्वभाव का नहीं था, तो बहुत खड़ूस था। वह गुस्से में बोलता है उसे, चौकीदार को, तुम क्या कर रहे हो, क्यों तुम इन बच्चों पर अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो, हमें बहुत कम है। ये सुनकर वह नर्म स्वभाव वाला चौकीदार थोड़ी घबरा कर बोलता है, जी मैं अपना काम ही कर रहा हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ। निशा समझ जाती है कि वह आदमी जो अभी आया है वह इन सब का सीनियर होगा। तभी वह चौकीदार निशा से थोड़ी गुस्से में बोलता है, भागो यहाँ से बच्चों, तुम लोगों के काम का ये सब चीज़ नहीं है, निकलो यहाँ से, तमाशा मत लगाओ और परेशानी मत खड़ी करो। निशा को बहुत गुस्सा आता है, वह अपनी पहनी आंखों से इंसान को घूर रही थी। अचानक से ही उसे चौकीदार को अपने पूरे शरीर में कपकपाहट सी महसूस होती है, उसको अपनी हड्डी काटते हुए महसूस होती है और एक ठंडी हवा उसको अपनी हड्डियों से गुजरते हुए महसूस होती है। क्या लगता है क्या होगा, आगे जानने के लिए पढ़ते रहे रिबर्थ ऑफ मिस्टीरियस माइंड।